वासु मणि अपने साथ लेकर दो राज्यों की जंग को सुलझाने के लिए निकला और पहली बार मणि का इस्तेमाल करके बरगद के पेड़ को जिंदा करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान मणि वासु के नियंत्रण से बाहर होने लगी। तभी वासु ने मणि के इस्तेमाल को रोक दिया। पेड़ के जिंदा होने से आखिर लड़ाई खत्म हुई और वासु दोनों राज्यों का नायक बन गया। अपना काम खत्म करके वासु जा ही रहा था कि पीछे से उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके कदम रुक गए। जब वासु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने से एक औरत एक लड़के का हाथ पकड़कर सीधे अपनी ओर आती हुई दिखी। पहले तो वासु को लगा कि वो भी और लोगों की तरह धन्यवाद देने आ रही होगी, लेकिन उस औरत ने आते ही वासु को गले से लगा लिया। वासु इससे पहले कुछ बोल पाता, औरत ने बोलना शुरू किया और बोली, हाय मेरा भतीजा वासु, कितना बड़ा हो गया तू। इतना सा था तब तुझे गोद में खिलाया था, कितने सालों बाद आज तेरा सुंदर चेहरा देखने को मिला है। उस औरत की बात सुनकर वासु ये सोचकर हैरान था कि अचानक उसके सामने ये कौन आ गया था जो उससे इस तरह की बात कर रही थी, जैसे वो उसकी कोई सगी रिश्तेदार हो। वासु के उलझे हुए चेहरे को देखकर औरत तुरंत समझ गई और झट से बोली, अरे मैं तो पागल हूं, तेरे तो तब दांत भी ना आए होंगे तो पहचानेगा कैसे। मैं खुद तुझे बता देती हूं, असल में मैं तेरी बुआ हूं। अब तो पूछेगा, तूने तो कभी मुझे देखा तक नहीं, तो फिर बुआ कैसी हुई। दरअसल बेटा वासु, भाई साहब राजा शिवेंद्र को अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, जिससे किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाया। जिस तरह से वो औरत राजा शिवेंद्र का नाम लेकर बात कर रही थी, उससे वासु को लगा कि यह सच में उसकी बुआ ही होगी। बुआ ने आगे बोलना शुरू किया, बेटा वासु, तू इसी सोच में पड़ा है ना कि तेरे वंश की होकर यहां इस हालत में क्या कर रही हूं। तो बेटा, वो ऊपर बैठा भगवान अच्छे अच्छों से खुशियां छीन लेता है, उसके खेल के आगे किसी की नहीं चलती है। अब मुझे ही देखो, मेरी शादी भी एक खुशहाल काबिश राज्य के राजा से हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी मनहूस महामारी फैल गई और मेरे पति समेत पूरे राज्य को खा गई। वहां तो सब खत्म हो गया था, इसलिए भागकर यहां आ गई और जीवन बसर करने लगी, लेकिन यहां की लड़ाई से मेरा सब बर्बाद हो गया। ये कहते हुए बुआ ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंख के नकली आंसू साफ कर लिए। वासु ने जब बुआ की कहानी सुनी तो उसका दिल भी भर गया। तभी उसकी नजर बुआ के साथ खड़े लड़के की तरफ पड़ी जो वासु की तरफ घूर कर देख रहा था। बुआ ने वासु की नजर को एक पल में ताड़ लिया और झट से अपने लड़के हीरा से बोली, हीरा, भैया वासु को नमस्ते करो। हीरा, ये तुम्हारे भैया हैं, इनको प्रणाम करो। नमस्ते भैया वासु। सामने खड़े लड़के ने मुस्कुराकर वासु से नमस्ते किया और फिर से यहां वहां देखने लगा। दरअसल इसके पिताजी के जाने के बाद हीरा की दिमागी हालत बिगड़ गई है और भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। पहले तो मेरे पति दुनिया से चल बसे, सारा राज्य ही बर्बाद हो गया। उसके बाद बेटी की भी ऐसी हालत, लेकिन जिंदगी तो जीनी है ना बेटा वासु, इसलिए जवान बेटे के होते हुए भी यहां वहां के काम करना पड़ता है। असल में बुआ राजा शिवेंद्र की बहुत दूर की बहन लगती थी। जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने अपने पतिदेव के नाक में दम कर दिया था। बुआ किसी से भी काम निकलवाने में माहिर थी। जहां इनको लगता कि कोई इनके काम का आ जाएगा तो वहीं ये कैसे भी करके उससे अपनी रिश्तेदारी निकाल लेती थी। इतने दिनों से बुआ इंद्रपुरम के ही राज्य गोधाम में रह रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इंद्रपुरम जाकर राजा शिवेंद्र से मिलने की कोशिश नहीं की थी। पर अभी जब वासु के कारनामे देखे और उसकी जय जयकार सुनी तो बुआ वासु को पहचान गई और सोचने लगी कि वासु उसके बहुत काम आएगा और बुआ को इंद्रपुरम के महल भी ले जाएगा। इसलिए मौका मिलते ही झट से बुआ वासु के पास आकर उससे अपना दुखड़ा रोने लगी। बुआ की हालत किसी कहानी की दुखी औरत की तरह ही थी, जिसके ऊपर इतनी परेशानी थी कि सुनने वालों को रोना आ जाए। और बुआ जी की बातों से वासु पूरी तरह मान चुका था कि वो सच में बहुत ज्यादा परेशान थी। जब उसने इतने लोगों का भला किया था तो अपनी बुआ की मदद करना तो उसका कर्तव्य बनता था। इसीलिए सांत्वना देते हुए वासु ने बोला, आपके साथ बहुत बुरा हुआ बुआ जी, लेकिन अब आपको और परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ महल चलिए, वहीं आराम से रहिएगा। पिताजी भी अकेले ही रहते हैं, आपके चलने से उनका भी मन बहल जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटे, मैंने तो शुरू से ही अपनी दम पर जीवन जिया है, अब यहां चलकर मैं तुझे परेशान नहीं कर सकती। बुआ ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है,
इतना बड़ा महल केवल दिखाने के लिए नहीं है। आपको इतनी परेशानी में छोड़कर हम सब वहां सुख से कैसे रह सकते हैं? वासु बुआ को इस हालत में बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उनके मना करने के बाद भी जिद करते हुए बोला, लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन मत कीजिए बुआ जी, हीरा को लेकर मेरे साथ चलिए। धर्मसेन, ये मेरी बुआ है, ये भी मेरे साथ महल जाएंगी, इसलिए इनका सामान रखवा दो। वासु ने धर्मसेन से कहा। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? चल, अब इतनी जिद कर रहा है तो मना भी तो नहीं कर सकती। चल हीरा, वासु भैया के घर जाएंगे। बुआ की जो मंशा थी वो पूरी हुई। अपनी चालाकी से उन्होंने टूटे घर से सीधे महल में जगह बना ली थी। वासु के साथ जितने भी लोग थे सारे बुआ की बेबाकी से हैरान थे, लेकिन बुआ को इससे क्या, वो छमक कर वासु के साथ हो चली। यहां महल में चंद्रा एकांत में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी राजा शिवेंद्र वहां पहुंचे। बड़ी गहरी सोच में डूबे हो चंद्रा। राजा शिवेंद्र की आवाज सुनकर चंद्रा चौंक गया, फिर खड़े होते हुए बोला, आइए पिताजी, मैं तो बस यूं ही बैठा था। तुम वासु के साथ नहीं गए? राजा शिवेंद्र वहीं बैठते हुए बोले। नहीं पिताजी, जब वासु गया है तो मेरा क्या काम? महल में रहना भी तो जरूरी है ना? चंद्रा शिवेंद्र की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है बेटा, मैं बाहर टहलने जा रहा हूं। इतना कहकर शिवेंद्र वहां से निकल गए। असल में जब से चंद्रा वासु के साथ मणि लेकर आया था, तभी से शिवेंद्र को चंद्रा का व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा था। जहां तक राजा शिवेंद्र चंद्रा को जानते थे, चंद्रा इस तरह शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो हमेशा लोगों में अपनी चंचलता और घमंडी स्वभाव को लेकर चर्चा में रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चंद्रा ने न वासु के खिलाफ एक शब्द कहा था, न ही कोई ऐसी हरकत की थी जिससे शिवेंद्र को परेशानी हो सकता है चंद्रा को अब समझ आ गया हो कि वासु उसका भाई है, इसलिए अब वासु से नफरत नहीं बल्कि वासु के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। भगवान जाने चंद्रा के मन में क्या चल रहा है। राजा शिवेंद्र इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी एक आदमी ने आकर कहा, महाराज। उस आदमी की आवाज से राजा शिवेंद्र का ध्यान टूट गया और सर उठाकर शिवेंद्र ने सामने खड़े सैनिक को देखा। महाराज, छोटे राजकुमार वासु वापस आ गए। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मैंने खुद देखा कि कैसे उन्होंने एक विशाल पेड़ को जीवित कर दिया। चारों तरफ राजकुमार वासु के जयकारे लग रहे थे महाराज। कई लोगों ने तो उन्हें अगला राजा तक घोषित कर दिया है। सैनिक ने राजा शिवेंद्र को वहां का पूरा हाल सुनाया। असल में राजा शिवेंद्र महल में रुक तो गए थे, लेकिन उनका बेटा इतना बड़ा काम करने जा रहा था जिसे वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो खुद तो नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने अपना एक गुप्तचर वासु के पीछे भेजा था, जो वहां की पूरी जानकारी दे। ठीक है, तुम जाओ और ये लो इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए उपहार। राजा शिवेंद्र ने जब आदमी की बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर इतनी परेशानियों को झेलकर वासु ने लोगों के बीच अपने आप को साबित कर ही दिया। खुशी के मारे उन्होंने अपने हीरे की अंगूठी उतारकर आदमी को उपहार में दे दी। सरकार का साम्राज्य यूं ही फलता रहे। आदमी ने खुशी खुशी अंगूठी ली और दुआएं देकर वहां से निकल गया। खुशी के मारे राजा शिवेंद्र ये भूल गए कि बाजू में चंद्रा भी बैठा था। वो उससे कुछ कहने वाला था कि तभी वो बोला, चलिए पिताजी, वासु से मिलकर आते हैं, वो आता ही होगा। हाँ चंद्रा, चलो, राजा शिवेंद्र ने चंद्रा से कहा। इधर वासु अपने खेमे के साथ वापस इंद्रपुरम पहुंच गया था। वासु जैसे ही अंदर आया, उसने देखा राजा शिवेंद्र सामने खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा शिवेंद्र ने जैसे ही वासु को आते देखा, सबसे पहले उसकी नजर वासु के हाथों पर पड़ी, जो बुरी तरह जल गए थे और उन पर औषधि का लेप लगा हुआ था। ये देखते ही राजा शिवेंद्र समझ गए कि ये मणि का ही प्रभाव था। तुम ठीक तो हो बेटा वासु? ये कैसे हुआ? पिताजी, गुरुजी ने सही कहा था, मणि इतनी शक्तिशाली होगी मैंने सोचा नहीं था। वासु ने राजा शिवेंद्र के पास आकर कहा, इस विषय में गुरु अनंतानंद से विस्तार में बात करेंगे। मुझे वहां की खबर मिली, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। और राजा शिवेंद्र अपनी पूरी बात भी न बोल पाए थे कि तभी बुआ तुरंत आकर शिवेंद्र के गले लग गई। अरे मेरे शिवेंद्र भैया, कितने दिनों बाद मिलना नसीब हुआ आपसे। मैंने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हालत ऐसे बन जाते हैं कि आपके इतने पास होकर भी मिल नहीं पाई। मैं हमेशा हीरा से कहती थी कि तेरे एक ही मामा है जो बहुत ईमानदार और नेक दिल है। मैं तो अभी भी आपसे न मिल पाती। वो तो वासु बेटा ने जिस तरह का काम आज कर दिखाया,
उससे मुझे इससे मिलने का मौका मिल गया। राजा शिवेंद्र अपनी दूर के रिश्ते में लगने वाली बहन मीना के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो उससे मिलने से भी बचते थे। राजा शिवेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये वासु के साथ कैसे यहां तक आ पहुंची थी। राजा शिवेंद्र ने सवालिया निगाहों से वासु को देखा। वो बुआ मुझे गोधाम और दोहू राज्य की सुलह कराने के दौरान मिल गई और बताया कि जंग में इनका घर भी तबाह हो गया, इसलिए मैं उन्हें यहीं ले आया। राजा शिवेंद्र के चेहरे के भाव देखकर वासु समझ गया था कि बुआ को यूं ही अचानक सामने देखकर राजा शिवेंद्र हैरान थे। तभी राजा शिवेंद्र मुस्कुराते हुए वासु से, चलो अच्छा हुआ बहन मीना, अब तुम जाकर कुछ देर आराम करो, और वासु तुम भी जाकर घाव पर अच्छी तरह औषधि लगाओ। असरदार औषधियों से वासु का घाव काफी कुछ ठीक हो गया था। यहां मीना बुआ ने थोड़े ही दिनों में सारा महल छान मारा था। वो दिन भर हीरा को अच्छा अच्छा खिलाती और खुद दासियों को काम में लगाए रखती। इसी तरह टहलते टहलते बुआ एक दिन बाग के पीछे वाले रास्ते से जा रही थी कि तभी उन्हें किसी की बातचीत सुनाई दी। मैंने जितना सोचा था, मणि उससे कई गुना शक्तिशाली है। हम उसे यूं ही नहीं ले सकते, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। मैंने भी लोगों से वहां के कारनामों के बारे में सुना है, कई लोग तो उसे चमत्कार तक कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वासु अभी मणि की शक्तियों को वश में नहीं कर पाया है, इसलिए जल्दी से जल्दी उस मणि को हमें हासिल करना होगा। हाँ, तुम जितना हो सके वासु के पास रहकर मणि की जानकारी लो और आगे की योजना के बारे में सोचो। हमें जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना है। झाड़ियों में छुपी बुआ ये सब बातें सुन रही थी और बुआ समझ गई थी ये बातें मोहिनी और चंद्रा कर रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब है वासु के अपने ही उसकी जान के दुश्मन है। अच्छा है, लगता है अब मेरा काम इन्हीं भले लोगों यानी चंद्रा और मोहिनी की वजह से ही आसान होगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे तो दूर से बैठकर तमाशा देखना है। असल में वासु की शक्ति देखकर बुआ हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहीं खड़े लोगों से बुआ को पता चला कि असल में मणि का कमाल था। मणि के द्वारा पेड़ को जिंदा होते देख बुआ को लगा कि अगर मणि इतने विशाल पेड़ को जीवित कर सकती है तो उसके बेटे हीरा का दिमाग क्यों ठीक नहीं कर सकती। अगर किसी भी तरह मणि के जरिए उसका बेटा ठीक हो गया और वासु को खत्म कर दिया गया तो फिर उसके बेटे हीरा को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बुआ अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई चाल चलती, इससे पहले ही उसने मोहिनी और चंद्रा की भी बातें सुन ली थी। अब यहां से निकले, अगर किसी ने हमें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मोहिनी ने चंद्रा से कहा कि तभी मोहिनी को झाड़ियों में छुपी बुआ की आहट सुनाई दी। क्या मोहिनी और चंद्रा की बातें सुनती बुआ पकड़ी जाएगी? क्या बुआ की सच्चाई आ पाएगी सामने, या फिर मोहिनी की मदद से बुआ वासु के खिलाफ करेगी कोई साजिश? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी जवाबों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बुआ मणि की शक्ति जान चुकी थी। बुआ को पता चला कि उस मणि को पाने के लिए महल में चंद्रा और मोहिनी भी षड्यंत्र रच रहे थे। उसके बाद बुआ का अपना काम आसान होता दिखा और वो अपने बेटे को मणि की ताकत से ठीक कर इंद्रपुरम का राजा बनाने की सोचने लगी। बुआ मोहिनी और चंद्रा की बातें सुन ही रही थी कि तभी मोहिनी को कुछ आहट हुई, लेकिन जैसे ही मोहिनी ने झाड़ियों के पीछे देखा तब तक बुआ वहां से जा चुकी थी। इसके बाद बुआ टहलती हुई इंद्रपुरम के बागान में पहुंची, जहां राजा शिवेंद्र बाग में टहल रहे थे। मीना बुआ लपक कर उनके पास गई और उनसे कहने लगी, भाई साहब, आपके बाग में इस वक्त दो कितने सुंदर जवां फूल खिल रहे हैं। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि ये इस साम्राज्य के नहीं है। बुआ का इशारा दमयंती और मोहिनी की तरफ था, पर राजा शिवेंद्र समझ नहीं पाए और बोले, हाँ, यहां के नहीं है। इन्हें दरअसल मैं अलग अलग राज्यों से लेकर आया हूं। वो जो है उस कतार में लगा पीला फूल, वो मैं अपनी पहली विजय के उपलक्ष्य में शिवान राज्य से निशानी के तौर पर लाया था। और वो जो गुलाबी वाले फूल है ना, उन्हें कुंभक राज्य से लाया था, जब मैं उस लड़ाई में हारते हारते जीता था। ये सब मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें तो फूल पसंद नहीं थे, फिर यहां कैसे? इस पर मुस्कुराती हुई बुआ बोलने लगी,
वो तो उन दिनों की बात थी भाई साहब, जब किसी ने मेरा दिल ऐसे किसी बाग में तोड़ दिया था। पर अब मुझे फूल अच्छे लगते हैं। पर आप मेरा इशारा समझे नहीं शायद भाई साहब। इस बात को सुन राजा शिवेंद्र संशय में बुआ की तरफ देखने लगे और बोले, सच कहूं तो मुझे सच में समझ नहीं आया तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर बुआ पहले मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तो दमयंती और मोहिनी की बात कर रही हूं भाई साहब, वो भी किसी फूल से कम नहीं है। यह सुनकर राजा शिवेंद्र मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा तो तुम उनकी बात कर रही हो, मुझे लगा इन फूलों की बात कर रही हो। हाँ, वो भी इन फूलों की तरह इस राज्य की नहीं है मीना, उन्हें तो वासु अपने साथ लाया था। वैसे तुम्हारी बातों में अलग ही धार होती है। इस पर बुआ थोड़ा गौरवान्वित होते हुए बोली, सो तो है भाई साहब, मैं भी तो इसी राज्य में पैदा हुई ना। हाँ, तो मैं कह रही थी, उधर देखिए ना, उधर मोहिनी और वासु की तरफ, वो कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ, कैसे एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते रहते हैं। मुझे तो उन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। बुआ उस तरफ इशारा करके बोली थी जहां वासु और मोहिनी साथ बैठे हुए थे और वो दोनों किसी बात पर लड़ रहे थे। जहां वासु मोहिनी से कह रहा था, देखो इस तरह असली जादू किया जाता है। ये कहते हुए वासु ने अपने सामने पड़े एक घड़े को अपनी शक्ति के प्रयोग से फोड़ दिया और हंसने लगा। देखा मेरी शक्ति को। फिर मोहिनी ने अपने जादू का प्रयोग कर उस घड़े को वापस से जोड़ दिया और कहने लगी, और ऐसे जोड़ भी दिया जाता है, अब तोड़कर दिखाओ तो जानो। वासु फिर से अपनी शक्ति के प्रयोग से घड़ा फोड़ने लगा था, पर घड़ा नहीं फूटा। वासु ने कई बार प्रयास किया पर घड़ा नहीं फूटा। फिर वासु बोला, ये तुमने कैसे किया, अब ये फूट क्यों नहीं रहा? मोहिनी मुस्कुराने लगी और बोली, मैं क्यों बताऊं, खुद पता करो। वासु जानने की जिद करने लगा पर मोहिनी ने उसे कुछ नहीं बताया। उन दोनों की तरफ देख राजा शिवेंद्र मुस्कुरा दिए और फिर उनकी नजर अटारी में खड़ी दमयंती पर गई तो वो मायूस हो गए और कहने लगे, फूल कई रंग के होते हैं बहन मीना, और कई तरह की खुशबू के भी होती है, पर हमें ये ध्यान देना होता है इसे हम अपने घर, अपने बागान में लगा सकते हैं। इस बात को बुआ समझ नहीं पाई थी और कहने लगी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई भाई साहब। खैर छोड़िए इस बात को, मैं तो कहती हूं आपके आंगन के लिए एक ही फूल अच्छा है और वो है मोहिनी। इस पर आपकी क्या राय है? ये सुनकर राजा शिवेंद्र थोड़ा और मायूस दिखाई पड़े। कुछ कहना चाहा कि तभी बुआ बोल पड़ी, इन दोनों की शादी क्यों नहीं करा देते भाई साहब, दोनों जिंदगी भर खुश रहेंगे, ये मैं अपने पूरे विश्वास से कह सकती हूं। बुआ की बात सुन राजा शिवेंद्र की नजर वापस से अटारी पर खड़ी दमयंती पर पड़ी, जिसे देख बुआ समझ गई कि राजा शिवेंद्र क्या सोच रहे थे। फिर बुआ ने कहा, भाई साहब, फूलों की भी अपनी जातियां होती है, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई गलत फूल अपने आंगन में मत लगा दीजिएगा। राजा शिवेंद्र बुआ की बात को समझ गए और वो ये कहते हुए महल की तरफ चल दिए। खैर मुझे कुछ काम है, अब मुझे चलना चाहिए। तुम देखो फूलों को और दोबारा धोखा मत खाना। बुआ ने महल की तरफ जाते हुए राजा शिवेंद्र को और फिर गुस्से से अटारी में खड़ी दमयंती को देखा, क्योंकि बुआ चाहती थी वासु की शादी मोहिनी से हो और मोहिनी के साथ मिलकर वो वासु को अपने रास्ते से हटा दे और अपने बेटे हीरा को राजा बनाए। शाम के समय बुआ इधर उधर देखती हुई महल के बीच वाले हिस्से में जा पहुंची थी। तभी उसे वहां मोहिनी सामने से आती हुई नजर आई, जिसे देख बुआ ठिठक गई और मोहिनी के सामने आकर कहने लगी, मोहिनी, बस तुम नाम की ही मोहिनी हो या कोई मोहिनी मंत्र भी है तुम्हारे पास? जिसे सुन मोहिनी ने संशय में कहा, वैसे बुआ जी आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझी नहीं, जरा साफ साफ कहें। इस पर बुआ पहले मुस्कुराई, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगी, ये ना समझने का नाटक बंद करो मोहिनी और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूं, मेरी इन चील की नजरों से तुम बच नहीं सकती। ये सुनते ही मोहिनी के होश उड़ गए और वो बोली, आप क्या कहना चाहती हैं बुआ जी, कौन सी सच्चाई, मेरी क्या सच्चाई? बुआ अब और भी कुटिल मुस्कान के साथ बोलने लगी थी, तुम्हारे और चंद्रा के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना,
उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बोलो, है मंजूर? मोहिनी बात को समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए अपने उस रूप से बाहर निकल असली रूप में आकर बोली, ओह अच्छा, तो आपको सब पता चल गया। आप तो काफी होशियार निकली बुआ जी। बुआ ने अपना लहजा बदला और कहा, ये सर के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं मेरे। अब बताओ, मुझे अपने साथ इस षड्यंत्र में शामिल करती हो, या ये बात मैं राजा शिवेंद्र को बताऊं और तुम दोनों को? ये सुन मोहिनी तुरंत बोली, ठीक है, हम इस साजिश में आपको अपने साथ रखते हैं, पर इसके बदले आप हमसे क्या चाहती? बुआ ने एक कुटिल मुस्कान दी और बोली, समय आने पर बता दूंगी, और हां, मैं अपना हक शेर के मुंह से भी निकाल लेती हूं, इसलिए मेरे साथ होशियारी करने की बेवकूफी मत करना। मोहिनी समझ गई कि ये समय आने पर कुछ बड़ा ही मांगेगी। फिर भी मोहिनी बोली, बिल्कुल बुआ जी, आप निश्चिंत रहें। बस ये बात हम तीनों के बीच से निकल किसी चौथे तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम सबके सब। तभी मोहिनी आगे कुछ कहते हुए रुक गई और वो बोली, ठीक है बुआ जी, आपकी बात को ध्यान में रखेंगे हम। अब मैं जरा चलती हूं और जल्दी मिलते हैं। ये कहकर मोहिनी गाने की आवाज की दिशा में चली गई और बुआ वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुराते हुए बोली, शतरंज के मोहरे बस अपनी जगह बदलते हैं, पर उन्हें चलाने वाला कोई हाथ होता है, और अब से वो हाथ मैं हूं और तुम दोनों मेरे मोहरे हो। खेल अब शुरू होगा मोहिनी। शाम के वक्त जहां वासु और उसके साथी शतरंज की बिसात लगाए हुए थे, उनके कानों में संगीत की मध्यम मध्यम आवाज आ रही थी। तभी गाने की मधुर तान को सुनकर वासु बोल उठा, वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत मधुर। तभी धर्मसेन ने वासु से कहा, और वासु, ये गया तुम्हारा वजीर, ऐसे चलोगे चाल? जरा संभल कर मित्र, नजर हटी और दुर्घटना घटी। अपने वजीर को मरता देख वासु ने भी कुटिल लहजे में कहा, ध्यान से धर्मसेन जी, मेरे वजीर के कारण आपके हाथी घोड़े एक साथ निकल के ढेर हो गए। लगता है आप पर भी संगीत का नशा हावी हो रहा है, थोड़ा खेल पर भी ध्यान दीजिए। ये कहते हुए वासु ने धर्मसेन के हाथी और घोड़े दोनों को एक साथ मार दिया था और जोर जोर से हंसने लगा था, जिसे देख धर्मसेन नाराज हो गया और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी चालें बड़ी सावधानी से चली थी, तुमने कोई अलग से चाल तो नहीं चल दी ना वासु? इस पर वासु मुस्कुराया और बोला, धर्मसेन, चाले चलते हुए खेल पर ध्यान दीजिए, संगीत पर नहीं। ध्यान भटका और आपकी हार पक्की। तभी किसी युवती के गाने की मधुर आवाज वासु के कानों में पड़ने लगी और उस सुर में खोया हुआ वासु अपनी आंख बंद कर कहने लगा, वाह, ये किसकी आवाज है? कितनी मधुर आवाज है धर्मसेन। तभी उसकी नजर उस्तादों की टोली पर पड़ी, जहां बैठी वो धुन मोहिनी गा रही थी। मोहिनी को देखते ही वासु के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मोहिनी, तुम इतना मधुर गाती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कमाल का सुर और कमाल की लय है तुम्हारी। ये सुनकर मोहिनी जरा सा मुस्कुराई और वासु का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ वासु, बस इशारा करके तो देखो। अभी तो तुमने मेरी एक कला देखी है, कहीं और कलाएं देख लोगे तो बावरे हो जाओगे। ये कहते हुए मोहिनी रुक गई, क्योंकि उसके कानों में कहीं से घुंघरू की आवाज के साथ किसी के मधुर गाने की आवाज आने लगी थी। जब मोहिनी ने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि दमयंती थी। दमयंती ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे थे और गाने के साथ साथ वो नृत्य भी कर रही थी, जिसे देख वासु और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया और बोलने लगा, वाह दमयंती वाह, एक से बढ़कर एक, क्या हुनर है तुम दोनों में। वासु को दमयंती की तारीफ करता देख मोहिनी जल उठी। उसने और भी सुर में गाना शुरू किया, जिसे देख वासु कभी दमयंती की कभी मोहिनी की तारीफ करने लगा। फिर कुछ देर तक ऐसे ही दोनों में एक दूसरे से आगे जाने की होड़ चलती रही। तभी वहां राजा शिवेंद्र और बुआ के साथ अन्य लोग भी आ गए। सभी मोहिनी और दमयंती गीत और नृत्य से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। दमयंती मोहिनी पर भारी पड़ रही थी, इसलिए बुआ मोहिनी को हारते देख अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। कुछ देर दोनों ने इसी तरह संगीत और नृत्य जारी रखा। दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं दिखा तो धर्मसेन उठा और कहने लगा,
मुझे लगता है तुम दोनों ही संगीत और नृत्य की महारथी हो, इसलिए मेरा मानना है तुम दोनों की एक प्रतियोगिता रखी जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सारे लोग ने हां में सर हिला दिया था। तभी वासु ने कहा, क्यों न ये शुभ काम कल कर लिया जाए, भरी सभा में। सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई। इसके बाद वासु ने कहा, तो तय रहा, कल मोहिनी और दमयंती अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगी और इस प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगी और गुणवान लोग मिलकर उनकी प्रतिभा के और हुनर के हिसाब से उन्हें विजयी घोषित करेंगे। सारे लोगों ने हामी भरी और कल शाम का वक्त प्रतियोगिता के लिए निर्धारित हुआ। वहीं दूसरी तरफ खड़ी बुआ को समझ आ गया था कि मोहिनी दमयंती के आगे हल्की पड़ रही थी, इसलिए उसने कुछ चाल चलने का निर्णय लिया और सोचने लगी, ऐसे तो कल की प्रतियोगिता में मोहिनी हार जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मोहिनी की हार के साथ ही वासु भी हाथ से निकल सकता है। अगर वासु दमयंती के करीब चला गया तो मोहिनी और चंद्रा के मकसद के साथ ही मेरे अंदर पनपता सपना भी टूट जाएगा। इसके बाद वो गायन सभा समाप्त हो गई और लोग वहां से चले गए, पर बुआ वहां कुछ देर रुककर यही सब सोचने लगी थी। शाम के वक्त खाने की मेज पर बुआ को पता चला दमयंती के पैर में हल्की सी मूंछ आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपना भोजन अपने कमरे में करने वाली थी, जहां वासु ने कहा, मैं दमयंती को अपने हाथों से खाना देकर आता हूं, आप लोग भोजन करना शुरू कीजिए। जैसे ही वासु उठा, बुआ बोल पड़ी, वासु तुम बैठो, भोजन करो, मैं दमयंती को भोजन पहुंचा देती। पता नहीं वो कमरे में किस हाल में हो, बेचारी तुम्हें देख लजा जाएगी। वासु झेप गया और थाली बुआ के हाथ में पकड़ाकर बोला, सही कह रही हो बुआ जी, आप ही दे आइए। मुस्कुराती हुई बुआ वासु के हाथ से भोजन लेकर स्वयं दमयंती के शयन कक्ष की तरफ चली गई। बुआ दमयंती के शयन कक्ष के करीब पहुंचते पहुंचते रुक गई और अपनी नजर इधर उधर घुमा चौकन्ना हो देखने लगी। फिर अपने कमरे में रखी एक पुड़िया से कोई पदार्थ निकालकर दमयंती के खाने में मिला दिया। फिर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगी, अब देखती हूं कल कैसे गाती हो तुम दमयंती, नृत्य तो कर लोगी पर गीत नहीं गा पाओगी। ये कहकर बुआ ने अच्छे से पूरे भोजन में उस पदार्थ को मिलाकर दमयंती के शयन कक्ष की तरफ चल पड़ी। क्या दमयंती बुआ का लाया हुआ खाना खा लेगी? क्या खाने में मिलाए गए पदार्थ के कारण दमयंती गायन प्रतियोगिता में हार जाएगी? क्या अपने मकसद में बुआ कामयाब होगी या दमयंती सब मुसीबतों को पार कर प्रतियोगिता जीतेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।